वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आइए आप लोग जुड़िए। और ये सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक्स में फॉर्म अप्लाई किए हैं और उनका झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक्स का एग्जाम है जो कि आप सभी को पता है जुलाई के सेकेंड वीक में होना है ना। तो इस सेशन में हम लोग झारखंड पीजीटी के क्वेश्चन पेपर का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। क्या करेंगे? सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपने उम्मीद है देख लिया होगा, नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। झारखंड पीजीटी के लिए जो प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें इसका पार्ट 1 उपलब्ध है। आज सेकेंड पार्ट करेंगे और आज भी हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, हाँ, आवाज वगैरह क्लियर है? सो आप लोग जिसको भी पढ़ना है लाइव आ जाइए और फिर हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। चलो, अपने दोस्तों तक भी आप चाहें तो इस लिंक को शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलेंगी जो आपको काफी हेल्प करने वाली हैं आपके एग्जाम में। ठीक है ना? तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। चलो, गुड इवनिंग सुमन जी। आवाज वगैरह आप तक ठीक से पहुंच ही रही होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, मोबाइल फोन में रख लेता हूं ताकि आप लोगों के कमेंट मुझे दिखाई पड़ते रहें और फिर हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, ठीक है ना? हाँ, अच्छा, तो सेशन को शुरू करें। सब कुछ ठीक है? हाँ, चलो फिर शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 आप लोगों ने देखा और स्पेशली देखो, आंसर तो इस पीडीएफ में आपको दिख जाएगी, लेकिन आंसर के साथ उसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है, अगर कोई करंट का सवाल है तो उसमें लेटेस्ट डेटा क्या है उसकी चर्चा मैं करूंगा। इसके साथ साथ आपको कैसे पढ़ना चाहिए कि आप झारखंड पीजीटी में अच्छा कर पाए उसकी चर्चा मैं करूंगा। तो इसी प्रकार के मुद्दों की बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो आइए जुड़िए और सेशन को चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, गुड इवनिंग पांडे जी। हाँ, तो सेकेंड पार्ट है। अच्छा, आप में से ऐसे लोग जो कि किसी भी प्रकार के बैच में एडमिशन वगैरह चाहते हो, तो ये झारखंड पीजीटी का बैच है। ये मध्य प्रदेश वाला बैच हो गया, मध्य प्रदेश का। ठीक है ना? मध्य प्रदेश में जो मेन एग्जाम होना है, जो शिक्षक चयन परीक्षा है, उसकी बैच हो गई। और ये यूजीसी नेट का बैच हो गया। तो ये तीन तरीके के और भी तमाम कोर्सेज मोबाइल ऐप में अवेलेबल हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किसी कोर्स की आवश्यकता है अथवा नहीं है। तो इन सारी बातों को साइड में रख करके चलो अब हम लोग क्वेश्चन पेपर के साथ इस सेशन को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर हो गया और इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं ताकि आप लोग ठीक तरीके से देख पाए। लास्ट सेशन में मैंने लगभग 50 क्वेश्चन करवा दिए थे, 50 क्वेश्चन के आसपास लास्ट सेशन में हुआ था। तो आज हम लोग वही मान लो 50। ओके पांडे जी, आपका भी मेंस है? ठीक ठीक, अच्छे से पढ़िए, जरूर आपका क्वालिफाई होगा। तो आज के सेशन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 50 से आज के सेशन को शुरू करेंगे। और सवाल क्या है? विच इज इंडियाज लार्जेस्ट रीजनल रूरल बैंक? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर इस सवाल को देखेंगे तो इसका राइट आंसर भी आप सभी के सामने लगा हुआ है। ठीक है ना? सो आंसर तो राइट आप सभी के सामने उपलब्ध ही है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है, तो वो केरला ग्रामीण बैंक। लेकिन ये उस टाइम हुआ करता था जब ये सवाल पूछा गया था, उस टाइम केरला ग्रामीण बैंक सबसे बड़ा हुआ करता था। लेकिन अगर करंट में बात करेंगे, आज के टाइम में बात करेंगे, तो वर्तमान टाइम में बड़ौदा यूपी बैंक ये लार्जेस्ट रीजनल रूरल बैंक है करंट टाइम में। अगर मान लो ये सवाल फिर से आपसे रिपीट कर लें कि करंट टाइम में सबसे बड़ा रीजनल रूरल बैंक कौन सा है, तो वो है बड़ौदा यूपी बैंक। ठीक है ना? ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट रीजनल रूरल बैंक है। अगर एक इसमें, अच्छा देखो, इसकी स्थापना कब होती है?
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब होती है? 1975 में, 1975 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है ना। एक कमेटी बनी थी आरजे सरैया की अध्यक्षता में। आरजी सरैया की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी और इस समिति ने ऐसा रिकमेंडेशन दिया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए। तो इस समिति की सिफारिशों पे 2 अक्टूबर 1975 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाती है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि वर्तमान समय में हमारे देश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, तो अभी आरबीआई की साइट पे जो आपको लेटेस्ट डेटा मिलेगा, आरबीआई की साइट पे जो आपको लेटेस्ट डेटा मिलेगा आरबीआई के अकॉर्डिंग, अभी हमारे देश में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। 43 रीजनल रूरल बैंक हमारे देश में उपलब्ध है। ठीक है ना। किसी स्टेट में 3 हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 1 हैं। तो लगभग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन हो गई आपसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। ठीक है ना, इतनी बातें आपको याद रखनी। अगला सवाल है, द फोर्थ 5 ईयर प्लान मॉडल वाज बेस्ड ऑन। जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी, आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा, पहली से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना तक। पंचवर्षीय योजनाओं में अनेक तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। वो ये भी पूछ सकते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा रही, किस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे कम रही, कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसने गरीबी हटाने की बात किया, कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसने इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात किया। ठीक है, कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसने बेरोजगारी या रोजगार की ओर अपना ध्यान दिया। तो इस तरीके के तमाम सवाल आपसे 5 ईयर प्लान से पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, अच्छा ये भी पूछा जाता है कि जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो आपको अलग अलग पता होना चाहिए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है। ठीक है ना, कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है, ये चीज आप लोग नोट करके अपना रख लीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो पूछा है फोर्थ 5 ईयर प्लान मॉडल, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल पे आधारित थी। आप लोगों को पता भी रहा होगा और ऐसे सवाल आएंगे तो होपफुली आप लोग कर भी ले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया। अगला सवाल है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। अब इसके बारे में बताना है कि स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से सरकार जो है किस बात को बढ़ावा देने के पक्ष में है, या स्टार्टअप इंडिया जो शुरू किया गया उसका मेन उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर तो आप सभी के सामने लगा हुआ है, उद्यमिता या उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन मेरा क्रॉस क्वेश्चन आप सभी से ये है कि ये कब, यानी कि ये जो स्टार्टअप इंडिया है ये इसकी शुरुआत कब हुई, कब से ये शुरू होता है। अच्छा, इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इसकी घोषणा कब होती है, और दूसरी चीज आपको देखने को ये मिलेगा कि इसमें यानी कि इसकी शुरुआत कब से हुई, इसकी शुरुआत कब से हुई। ठीक है ना, घोषणा और शुरुआत, तो दो बातें आपको यहाँ पे क्या देखनी है। तो एनीवन, बिल्कुल बिल्कुल, टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम 2016। देखो लॉन्च ये होती है 16 जनवरी 2016 को, 16 जनवरी 2016 को ये लॉन्च होती है। लॉन्च होना मतलब क्या, ये शुरू हो जाती है। लेकिन घोषणा की बात करेंगे तो घोषणा इसकी 15 अगस्त 2015 में ही कर दी गई थी। 15 अगस्त 2015 में ही प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दिया था। लेकिन ये शुरू कब से होती है, 16 जनवरी 2016 से। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वही है कि इनोवेशन को बढ़ावा देना है, उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ठीक है ना, और इन सब के लिए सरकार जो है अनेक प्रकार से सपोर्ट करती है ऐसे उद्यमियों को स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से। अगला सवाल है, उदय स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। उदय स्कीम, उदय के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी पता ही होना चाहिए। फुल फॉर्म इसका क्या है, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस
योजना, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना, ये इसका फुल फॉर्म है उदय का। इसका उद्देश्य क्या, इंप्रूविंग फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ऐसी कंपनियां जो विद्युत के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उनकी जो वित्तीय स्थिति है उसमें सुधार लाना। यानी कि इस योजना का लक्ष्य क्या हुआ, इस योजना का लक्ष्य हुआ कि देश की विद्युत वितरण कंपनियां जो हैं उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करना। वित्तीय स्थिति में क्या करना, वित्तीय स्थिति में सुधार करना है, ठीक है ना, वित्तीय स्थिति में सुधार करना है इस योजना के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट है, विच इंडियन बैंक हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस, कौन सी वो बैंक है जिसके पास सबसे ज्यादा जो है ब्रांच उपलब्ध हैं, ठीक है ना। तो इसका जवाब भी आप सभी के सामने लगा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और बिल्कुल सही जानकारी ये है। वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करें एसबीआई के बारे में, तो एसबीआई में जो एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार अगर देखा जाए, जो बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, तो एसबीआई की वेबसाइट पे ऐसा बताया गया है कि 22,000 से अधिक 22,000 से अधिक इसकी क्या शाखाएं हैं, 22,000 से अधिक इसकी शाखाएं हैं एसबीआई की। द लार्जेस्ट इंडियन बैंक विथ द 1/4 मार्केट शेयर, इसके पास क्या 1/4 मार्केट शेयर है, 1/4 जो भी बैंकिंग का पूरा मार्केट है तो इसका कब्जा कितने पे, 1/4 पे है, और ये लार्जेस्ट बैंक, 22,000 से अधिक इसकी ब्रांचेस हैं, 45 करोड़ से अधिक इसके कस्टमर हैं, कितने, 45 करोड़ से अधिक इसके ग्राहक हैं, 45 करोड़ से अधिक क्या हैं, 45 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं इसके, यानी कि एसबीआई के। तो ये एसबीआई के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये तो चलो ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है, ओके। अभी देखो अगर आपसे ये पूछ ले कि प्राइवेट क्षेत्र में, तो प्राइवेट क्षेत्र में बात करेंगे तो प्राइवेट क्षेत्र में एचडीएफसी, प्राइवेट क्षेत्र में अगर बात करेंगे, प्राइवेट क्षेत्र में एचडीएफसी जो है, एचडीएफसी बैंक जो है वो सबसे बड़ी बैंक है, ठीक है। और बैंकिंग से रिलेटेड क्या सवाल आ सकते हैं, जैसे कि और ऐसे आ सकता है ना कि पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक टोटल हैं 12, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं टोटल, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक कितने हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की कुल संख्या वर्तमान समय में हमारे देश में 21 यानी कि 21 है। फॉरेन सेक्टर में प्राइवेट बैंक कितने, यानी फॉरेन सेक्टर के प्राइवेट बैंक कितने हैं, जो विदेशी बैंक आप बोल सकते हो, विदेशी निजी बैंक हमारे यहाँ कितने हैं, विदेशी निजी बैंक हमारे यहाँ कितने हैं, 46 हैं, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हमारे यहाँ कितने हैं, 43 हैं। तो ये कुछ बैंकिंग से रिलेटेड डेटा हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। बैंकिंग से रिलेटेड ये जो डेटा हैं इनको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला सवाल है अ टैरिफ इज, यहाँ पे पूछा है टैरिफ के बारे में कि टैरिफ क्या होता है। टैरिफ क्या होता है, टैरिफ वो होता है जो कि एक प्रकार का ऐसा टैक्स जो कि आयात पे या निर्यात पे लगाया जाता है। तो ये भी सिंपल है आपका, ऐसे सवाल आएगा तो आप लोग इजिली कर ले जाएंगे, ऐसे सवालों में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे सवालों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है, ओके। चलो, तो ये टैरिफ वाला हो गया। अगला क्वेश्चन, विच एजेंसी प्रोवाइड्स फूड ग्रेन टू द पीडीएस, अभी कल ही मैंने आपको झारखंड वाले बैच में पढ़ाया था, है ना, कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कौन जो है फूड ग्रेन यानी खाद्यान्न उपलब्ध करवाता है, तो ये एफसीआई उपलब्ध करवाता है, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन इज आउटवर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। अगला सवाल है, हाँ ये बड़ा रोचक सवाल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इफ इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है ना। अच्छा एक चीज बताना, इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, मूल बिंदु से ये कनकेव होता है या कॉन्वेक्स होता है, कनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, एनीवन,
FCI शांता कुमार कमेटी स्टेब्लिश्ड, ये चीज बताना अभी। इंडिफरेंस कर्व के बारे में आप सभी जानते होंगे, इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो मूल बिंदु के प्रति कैसा होगा, कन्वेक्स होगा, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अभी यहाँ पे क्या है मामला, यहाँ पे ये है कि यदि ऐसा हो जाए कि इंडिफरेंस कर्व मूल बिंदु के प्रति कन्वेक्स ना होकर के कनकेव हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, जो MRS होता है, MRS अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या इसमें से सही होगा। ठीक है, तो सिंपली आपने देखा जब वो कन्वेक्स होता था तो MRS कैसा होता था, MRS वहां पे घटती दर से होता था, घटती दर से। बट अगर वो कनकेव हो जाएगा तो MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसा हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग दिखाएगा, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल नॉर्मली कन्वेक्स होता है, बट अगर कनकेव हो जाए तो वहां पे स्थिति बदल जाएगी MRS की। कन्वेक्स होता है तो घटती दर से दिखाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटती दर का, और अगर कनकेव हो जाता है तो इंक्रीजिंग दिखाएगा, बढ़ते दर से। ठीक है, अगला सवाल है द 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज नाउ रिप्लेस्ड बाय 15 ईयर नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा बाय, चलो सिंपल सा सवाल ये है कि पहले जो योजना आयोग था और वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाया करता था, अब वो हटा दिया गया, योजना आयोग का अस्तित्व खत्म कर दिया गया। उसके बाद कौन सा आयोग बनाया गया है, जो कि अब यहाँ पे सवाल क्या, 15 ईयर नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, तो सिंपल सी बात है, योजना आयोग को हटाया गया और नीति आयोग को ले आया गया। ठीक है ना, योजना आयोग को हटाया गया, नीति आयोग को ले आया गया, आसान सा सवाल। एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द इंडियन बैंक्स फॉल अंडर द चेन बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, ये चेन बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, चेन बैंकिंग सिस्टम ये होता है कि जहां पे 3 या उससे अधिक बैंकों का जो मालिकाना है या शेयर होल्डर वगैरह हैं वो एक ही रहे। तो हमारे इंडिया में जो है यही स्थिति इस टाइम चल रही है, चेन बैंकिंग सिस्टम हमारे इंडिया में अभी चल रही है। ओके, नेक्स्ट सवाल, इन विच ईयर झारखंड विटनेस लोवेस्ट एनुअल ग्रोथ। अब देखो ये झारखंड स्पेशल का सवाल है, और यहाँ पे जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग तो 2006 था, बट अभी का अगर आपसे पूछेगा, इधर आसपास का कुछ पूछेगा, तो आसपास में आई थिंक जो 2020 वाला था वहां पे सबसे लोवेस्ट एनुअल ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको लेटेस्ट देख के जाना। द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये है आपका निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत, किसने दिया था, रेगनर नक्स ने दिया था। ये सब बहुत ही आसान वाले सवाल हैं, इकोनॉमिक्स के फैक्ट वाले सवाल हैं, आसान वाले सवाल हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज रिफर्ड एज द ट्विन डेफिसिट, ट्विन डेफिसिट यानी कि देखो जुड़वा घाटा, जुड़वा घाटा किसे बोलते हैं, जुड़वा घाटा बोलते हैं FD एंड CAD। ये क्या, फिस्कल डेफिसिट और करेंट अकाउंट डेफिसिट, ये दोनों घाटे, अच्छा ये दोनों घाटे ना इंडियन इकोनॉमी के लिए, ये दोनों घाटे ना सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हैं। राजकोषीय घाटे के बारे में आपने समझ ही लिया होगा, ये क्यों होता है, कैसे होता है ना, बजट आप पढ़ते होंगे, वहां पे इसके रीजन आप समझ सकते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करेंगे तो हमारे यहाँ देखो जो पेट्रोलियम का आयात बहुत ज्यादा होने लगा है ना, गोल्ड वगैरह बहुत ज्यादा इंपोर्ट होने लगा, इन सब वजह से क्या है कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा काफी बढ़ा हुआ होता है। तो ये दो मेजर डेफिसिट है हमारे इकोनॉमी के लिए, एक तो फिस्कल डेफिसिट, दूसरा क्या, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो FD और CAD कैड। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज द स्टेट इन विद द हाईएस्ट, चलो अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये है, अच्छा इसका आंसर आज के टाइम में भी सही है। सवाल ये है कि सबसे ज्यादा खाद्यान्न किस राज्य में उत्पादन हो रहा, सबसे ज्यादा खाद्यान्न कहाँ पे उत्पादन हो रहा, उत्तर प्रदेश में उत्पादन हो रहा। तो ये भी सिंपल सा है, और इसमें भी अगर करंट सवाल भी पूछेगा ना तो उसका भी आंसर अभी भी ये उत्तर प्रदेश ही है, जहां पे हाईएस्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो रहा है, सबसे ज्यादा खाद्यान्न। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड KCC के बारे में आप सभी ने पढ़ा ही होगा। सवाल यह है कि ये जो KCC है इसकी वैलिडिटी क्या होती है, तो इसकी वैलिडिटी देखो 3 से 5 साल होती है, बिल्कुल सही लगा हुआ है।
और ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद आपको फिर से बनवाना होता है या वो खराब हो जाता है, 5 साल बाद उसको क्या रिन्यू कराना होता है, उसका रिन्यूअल कराना होता है। किसानों के लिए बहुत ही अच्छी और सपोर्टिव योजना है। इसके माध्यम से क्या किसानों को खेती वगैरह करने के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, केसीसी में सिर्फ कृषि कार्यों होती हुए ऋण न दिए जाकर के और भी, जैसे कि मछली पालन हेतु भी ऋण दिया जाता है, मछली पालन हो गया, है ना। एक चीज कुछ और है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बोल रहा है। तो मतलब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है, खेती से संबंधित और भी जो एरिया है ना, उधर के लिए भी इसके माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बिल्कुल 1998 में शुरू किया जाता है। और इसमें क्या है कि सरकार जो है ऐसा रूल बनाई है कि अगर आप टाइमली जो है जो भी पैसा मान लो लेते हो, आपकी भूमि के हिसाब से इसमें ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। और अगर आप उसे टाइम पे कर देते हो, फसली टाइम जो होता है, जैसे आपने धान की खेती के लिए ऋण लिया और टाइमली अगर उसको आप पे कर देते हो, तो वो क्या है कि आपको सिर्फ आई थिंक 4% देना होता है। एक्चुअल में तो 7% का इंटरेस्ट रेट है, बट उसमें कुछ वापस आ जाता है। तो आई थिंक ये इफेक्टिव उधर शायद 4% ही होता है। हाँ, पशुपालन के लिए, ठीक ठीक ठीक, पशुपालन नहीं याद आ रहा था ये मुझे। ओके, तो इधर भी ये केसीसी जो है आपका बन सकता है। इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, चलो अभी ये तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी ये खत्म हो चुकी है। अभी नई वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो लागू तो हो गई है, लेकिन सरकार ने भी इसके बारे में कुछ अच्छा खासा खुलासा नहीं किया है। तो होपफुल्ली कि अगर जल्दी ही आ जाता है तो उस पे हम लोग एक अलग से छोटा सा लेक्चर कर लेंगे 10-15 मिनट का यूट्यूब पे। तो जो भी नई नई बातें होंगी इस ट्रेड पॉलिसी में, नई वाली व्यापार नीति में, उस पे जो है हम लोग आगे की चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट डज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। सिंपल सी बात है, नाम से ही समझ सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताएगा? ये बताएगा डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज। जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों के माध्यम से अलग अलग कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, दो वस्तुओं के उत्पादन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, 1 अप्रैल से न्यू फॉरेन पॉलिसी आ गई है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ गई है, और उसकी हम लोग चर्चा करेंगे किसी दिन। अच्छा चलो, एलपीजी की सब्सिडी जो आज के टाइम में लगभग खत्म ही कर दिया है गवर्नमेंट ने। एक टाइम हुआ करता था जब आपको घरेलू उपयोग वाला जो सिलेंडर है वो 400-500 रुपए के आसपास का उसका इफेक्टिव प्राइस पड़ता था। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो असल में तो इतने का मिलता ही था। फिर इनकी गवर्नमेंट आती है तो इन्होंने एक नया तरीका लेके आया कि चलो भाई साहब, अब आपको पूरा पे करना है, लेकिन डीबीटी के माध्यम से आपकी सब्सिडी वापस आएगी। लेकिन जब इन्होंने ये काम शुरू किया था तो उसमें इन्होंने बोला था कि जो लोग थोड़ा दानी टाइप के हैं, मतलब वो चाहते हैं कि वो देश हित में कार्य करें, तो वो अपनी सब्सिडी को छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे इन्होंने क्या रखा कि चलो 10 लाख के ऊपर जो इनकम, जिनकी इनकम 10 लाख प्रति वर्ष से अधिक है ना, उनको सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए, ऐसा सरकार ने बोला हुआ था। खैर, ये तो उस टाइम की बात थी। आज के टाइम में आप देखोगे तो सब्सिडी लगभग खत्म ही हो चुकी है, और सिलेंडर का प्राइस इफेक्टिव आपका वो 1100-1200 के आसपास का ही पड़ रहा है, क्योंकि सब्सिडी एक तो आती नहीं है, अगर किसी की आती भी होगी तो वो शायद इन्होंने फिक्स कर रखा है, 48 रुपए मात्र आती है। और सिलेंडर का प्राइस आप देखेंगे नॉर्मली जो है 1200 रुपए के आसपास में है, 1200 रुपए के आसपास। तो इफेक्टिव प्राइस वही 1150 के आसपास का पड़ रहा है आपका। तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से देखा जाए तो एलपीजी सिलेंडर पे जो सब्सिडी मिल रही थी उसको क्या खत्म कर दिया। नेक्स्ट है, द कॉन्सिस्टेंसी मॉडल ऑफ इंडियाज 4th 5-year प्लान वाज डिजाइन। चलो, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी किसने डिजाइन किया, किस मॉडल पे? तो अशोक रुद्रा मॉडल पे ही आधारित थी, ठीक है, और एक मन्नार थे तो उनके मॉडल पे। अगला, विच सेक्टर इज मेन कंट्रीब्यूटर टू झारखंड इकोनॉमी। देखो, चाहे झारखंड इकोनॉमी पूछे, इंडियन इकोनॉमी पूछे, किसी भी स्टेट की इकोनॉमी पूछे, आज का टाइम ऐसा ही चल रहा है ना कि सर्विस सेक्टर ही सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना, सर्विस सेक्टर। चलो, अंजलि जी का सवाल है कि यूपी पीजीटी एग्जाम कब तक हो सकता है। यूपी पीजीटी की अगर आप बात करोगे, यूपी पीजीटी एग्जाम बिल्कुल अंधेरे में चल रहा है। जब तक सरकार के द्वारा नया आयोग नहीं बना दिया जाता है, जब तक सरकार नया आयोग नहीं बना देगी, तब तक एग्जाम की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आप ये कह सकते हो कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर अक्टूबर तक हो सकता है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बन जाए। लेकिन एक मेरा अनुमान इसको लेकर के और है कि 2023 में आपका एग्जाम जरूर हो जाएगा। तो अभी भी आप देखें तो ज्यादा टाइम नहीं है, पढ़ते रहें, लगातार आप पढ़ते रहें, ठीक है। तो ये सवाल पे आते हैं, जैसे झारखंडी की इकोनॉमी में
किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? तो सर्विस सेक्टर का। किसी भी इकोनॉमी में आप देखोगे, जैसे इंडियन इकोनॉमी की बात करोगे या किसी भी हमारे देश में जितने राज्य हैं उन राज्यों की इकोनॉमी की बात करोगे, सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल, द मेन प्रपोजल ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, 1991 की जो औद्योगिक नीति आई ना, वो काफी महत्वपूर्ण, ठीक है, वो काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसमें बात की गई किसकी? एलपीजी की। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या बात की गई? उसमें ये बात की गई है, ठीक है ना, उसमें ये बात की गई है कि उदारीकरण, यानी जो लाइसेंसिंग वाला सिस्टम है, लाइसेंसिंग वाला सिस्टम है उसको खत्म करना है, एकदम ही खत्म करना है, ऐसी बात उसमें की गई थी। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना है, ग्लोबलाइजेशन के साथ चलना है, तो ये चीजें 1991 की पॉलिसी में बात की गई थी। सो राइट आंसर लगा हुआ है, इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अगला सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड व्हेन गवर्नमेंट कैन रिव्यू एंड रिवाइज द मिनिमम वेजेस? जो न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है, न्यूनतम मजदूरी, तो न्यूनतम मजदूरी देखो, हर राज्य में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है और सरकार भी एक निर्धारित करती है। तो ये न्यूनतम मजदूरी कितने सालों पे रिवाइज की जाती है? मिनिमम 5 ईयर पे ये रिवाइज की जाती है। अगला सवाल, विच कमोडिटीज आज मेजर कंट्रीब्यूटेड फॉर राइज इंडिया करेंट अकाउंट डेफिसिट? सीएडी, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था ना, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है उसको बढ़ने में जो मेजर रोल प्ले है वो किसका है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड गोल्ड। पेट्रोलियम पदार्थ और सोना, इनके इंपोर्ट इतने ज्यादा हो रहे हैं कि हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ता ही जाता है। ठीक है, अगला सवाल, द रेसिप्रोकल डंपिंग मॉडल, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में रेसिप्रोकल डंपिंग मॉडल, तो इसको देने वाले कौन थे? इसको देने वाले थे ब्रैंडर एंड क्रुगमैन। तो ये तो याद रखना नए तरीके का सवाल है, ठीक है, सो इसको आप याद रखना, हो सकता है किसी और एग्जाम में कहीं पे पूछ ले। अगला सवाल है, इन अ परफेक्ट कंपटीशन द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इज ऑब्टेन व्हेन? पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म जो है वह संतुलन की स्थिति को कहां पे प्राप्त करेगी? वो वहां पे प्राप्त करेगी जहां पे P इक्वल टू MC होता है। ये भी सिंपल है। व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन जूट? जूट के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है, ठीक है। टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो व्यापार की शर्तें हैं ये किस बारे में बात करती हैं? व्यापार की शर्तें किस बारे में बात करती हैं? ये बात करती हैं द रेशियो बिटवीन एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड इंपोर्ट प्राइसेस। आयात मूल्य और निर्यात मूल्यों का जो अनुपात होगा उसकी बात करता है क्या? टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार की शर्तें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंगडम ऑफ भूटान है सेलेक्ट विच ऑर्गेनाइजेशन कोर बैंकिंग सोल्यूशन टू पावर इज नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग सर्विसेज? चलो इसका तो राइट आंसर, चलो आप लोगों को लगा है, देख लो, और अलग तरीके का सवाल है तो इसमें कुछ खास हम लोग डिस्कस क्या ही कर पाएंगे। विच कंट्री इज इंडिया लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट? अच्छा एक मिनट, कौन सा ऐसा देश है जिससे भारत सर्वाधिक जो है क्या आयात करता है? तो चाइना से करता है, नो डाउट, ठीक है ना। चीन से भारत सर्वाधिक जो है आयात करता है, चीन से आयात करेगा। वहीं अगर बात करेंगे कि निर्यात किधर को करेगा, निर्यात सबसे ज्यादा भारत किसको कर रहा है? यूएस को कर रहा है। और कुल व्यापार, जो कुल व्यापार की बात करेंगे तो कुल व्यापार में भी भारत किसके साथ सर्वाधिक व्यापार कर रहा है? यूएस। पहले इसमें चाइना हुआ करता था, बट एट द करंट यानी प्रेजेंट टाइम में क्या यूएस इसमें टॉप पे है। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ विसिशियल साइकिल ऑफ पावर्सी वाज गिवन। अब वही है ना, निर्धनता का दुष्चक्र किसने दिया? रैग्नर नक्सन। अच्छा यही सवाल अभी थोड़ी देर पहले भी मिला था मुझे लग रहा है। द इफेक्ट ऑफ डिवोल्यूशन ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ्टन डिस्क्राइब एज? जे वक्र के बारे में आपने पढ़ा होगा, जे वक्र, तो जे वक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बीओपी से रिलेटेड जो अवमूल्यन का रोल होता है, यानी कि अवमूल्यन का बैलेंस ऑफ पेमेंट पे जो प्रभाव वगैरह देखने को मिलेगा उसमें बिल्कुल बिल्कुल उसमें क्या जे वक्र का मेजर रोल होता है, उसे जे वक्र के माध्यम से आप समझते हैं। नेक्स्ट है विच गवर्नमेंट एजेंसी गिव्स रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट? अच्छा चलो इसका मतलब ये कि जो एमएसपी निर्धारित किया जाता है, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो कौन सी एजेंसी सुझाव देती है कि सरकार को कि चलो आप एमएसपी को घोषित कर दो? तो ये देती है सीएसीपी। कौन देती है एमएसपी को घोषित करने के लिए सरकार को सुझाव? कौन देगी? सीएसीपी, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल, द डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज लाइकली इंप्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इफ?
सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज ग्रेटर देन 1। ये ऐसे आप समझो, आपने मार्शल लर्नर शर्त के बारे में पढ़ा होगा। मार्शल लर्नर शर्त, मार्शल लर्नर शर्तों में 3 स्थितियां आपने देखी होंगी। क्या क्या देखा होगा? एक तो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट और एक होता है इंपोर्ट। तो अगर उन दोनों का जो योग है, यानी उन दोनों का योग जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ये क्या इंप्रूव को दिखाएगा, लेस देन 1 रहेगा तो ये क्या खराब स्थिति को दिखाएगा, और इक्वल टू 1 रहेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये मार्शल लर्नर शर्त से रिलेटेड आपका सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर 2005 TICMS परसेप्शन सर्वे व्हाट इज द रैंक झारखंड टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट। चलो इस सवाल को छोड़ देते हैं हम लोग। अंडर विच प्लान ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंट्रोड्यूस, चलो कौन सी पंचवर्षीय योजना के टाइम में हरित क्रांति शुरू की गई थी? तो हरित क्रांति कब शुरू की गई थी? 67-68 के आसपास। और उस टाइम कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला सवाल, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल वेयर इंपोर्टेड। ये तो पॉलिटी का सवाल आ गया, इसको याद कर लेना, पार्ट 4। अगला सवाल है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित? 280, 280, आसान है। बीमारू, बीमारू की संकल्पना किसने? आशीष बोस ने दिया। चलो इसको भी याद रखना। सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन महालनोबिस मॉडल विच इज 4 सेक्टर मॉडल। देखो पंचवर्षीय योजना काफी महत्वपूर्ण, पंचवर्षीय योजनाओं से आपने देखा ना, पंचवर्षीय योजना से खूब सवाल आए हैं। तो पंचवर्षीय योजना में भी मैंने स्टार्टिंग में जिस तरीके की बातें किया ना, वो हर तरीके से आप इसको पढ़ लेना कि किस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी ग्रोथ सबसे अधिक रही, किसमें सबसे कम रही, किसमें जितना टारगेट किया उससे अधिक हो गई, किसमें किसी में निगेटिव भी गई, किस योजना यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी। इस तरीके की तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। विच इज इंडियाज फर्स्ट पेमेंट बैंक? एयरटेल पेमेंट बैंक। और एट द प्रेजेंट टाइम हमारे यहाँ केवल 4 पेमेंट बैंक अभी चल रहे हैं। ठीक है ना, 4 ही पेमेंट बैंक अभी हमारे यहाँ एक्टिव हैं। तो ये भी याद रखिएगा, एट द प्रेजेंट टाइम हमारे यहाँ कितने हैं? 4 भुगतान बैंक हैं। ओके, अगला सवाल, रेल बजट को जनरल बजट में कब मिला दिया गया? रेल बजट को When did the government approve the merger of rail budget with the general budget? तो 21 सितंबर 2016 में सरकार ने ऐसा फैसला लिया कि अब हम रेल बजट को सामान्य बजट में मिला देंगे, रेल बजट को सामान्य बजट में मिला देंगे। अगला सवाल है, रिलेटिव पॉवर्टी मींस। देखो दो तरीके की पॉवर्टी आप पढ़ते हो, एक तो आप पढ़ते हो निरपेक्ष गरीबी, एक आप पढ़ते हो सापेक्ष गरीबी। ठीक है, तो ये रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, मतलब ये यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं सापेक्ष गरीबी क्या होती है। सापेक्ष गरीबी में क्या बात की जाएगी? अ मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम नीडेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। यहाँ पे क्या, यहाँ पे कंपेयर करोगे ना सोसाइटी में रहने वाले जो अन्य लोग हैं उस हिसाब से आपको कितनी जो है अमाउंट की जरूरत है, कितनी आय की जरूरत है कि आप उनके लिविंग स्टैंडर्ड के बराबर में रह पाओ। तो यहाँ पे जो पॉवर्टी का मेजर किया जाता है ना, वो दूसरों के सापेक्ष किया जाता है। सो ये हो गई आपकी रिलेटिव पॉवर्टी, इसमें भी कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेंसस, अब देखो 2001 की जनगणना से पूछा है, छोड़ दो इसको, जाने दो। अगला है, द लाइसेंस राज सिस्टम वाज एबोलिश। जो लाइसेंसिंग राज सिस्टम था, यानी जो भारत में लाइसेंसिंग प्रणाली थी, उसको खत्म करने की शुरुआत कहां से हुई थी? एलपीजी पॉलिसी या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 से हुई थी। सो ये भी एक आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉलेंट्री एक्सचेंज थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस किसने दिया था? ये लिंडॉल ने दिया था। इसका हिंदी में क्या नाम? स्वैच्छिक विनिमय का सिद्धांत। स्वैच्छिक, स्वैच्छिक विनिमय का सिद्धांत वित्त क्या बोलेंगे, पब्लिक फाइनेंस में, यानी कि लोक वित्त में स्वैच्छिक विनिमय का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक लिंडॉल ने दिया था। हाउ मेनी बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड इन 1969? बहुत आसान सवाल, 14 बैंकों का। उसके बाद 1980 में कितने बैंकों का और हुआ, आप लोग याद रखना। ठीक है ना। द रोलिंग प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड। रोलिंग प्लान कब आया? 1977 से 78 से 80 के बीच। द प्लान हॉलीडे, हॉलीडे प्लान कब? 66 से 69। यानी कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे पंचवर्षीय योजना नहीं, एक वर्षीय योजनाएं चल रही थी। नेक्स्ट, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंसिस्ट,
सॉरी नेशनल नहीं, नेचुरल। ठीक है, प्राकृतिक बेरोजगारी दर, प्राकृतिक बेरोजगारी दर की बात, तो इसमें देखो हो जाएगा फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला सवाल, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री। अब देखो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है ना उसमें एग्रीकल्चर वगैरह का जो ग्रोथ रेट पूछ रहा है, तो उस टाइम भी ये 4.2% था और आज के टाइम में भी अराउंड ये 4% के आसपास भी चल रहा है। हालांकि एग्जाम से पहले आपको करंट डेटा दे दूंगा, एग्जैक्टली उसमें पता चल जाएगा। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर। अब ये तो चलो भाई अलग ही सवाल है, इकोनॉमिक्स में पता नहीं कैसे पूछ लिया। रामा देवी, याद रखना इनको। Which of the following did Indian government during not a tree under Indian Forest Act। ये भी देखो अलग तरीके का सवाल है और इसमें आपको क्या बताना कि which of the following did the Indian government during 2017 categorize as not a tree under Indian Forest Act। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत नॉट अ ट्री यानी इसको पेड़ की संज्ञा नहीं दी जाएगी, किसको, बम्बू को। ये 2017 में बात की गई, ठीक है ना। ओके, द डिमांड करो फेसिंग मोनोपोलिस्टिक मार्केट। चलो, तो फिलहाल तो देखो आज के सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे। अभी जो इधर के 50 सवाल बच रहे हैं उसको लास्ट सेशन में करेंगे। उसके बाद एक पेपर और बचा हुआ है मेरे पास झारखंड का, फिर उसको भी कराऊंगा। तो ऐसे थोड़े थोड़े टाइम में चल करके फिर ये आपका जो है करा दूंगा जितना भी है, ठीक है ना। हाँ, वो 3.6 अराउंड 4% मैंने इसलिए बोला ना कि ये आपको याद में रखना है कि इसमें ज्यादा चेंज नहीं हुआ, अराउंड 4%। बाकी एग्जैक्ट डेटा एग्जाम से पहले, एग्जैक्ट डेटा एग्जाम से पहले। तो देखो इस सेशन में हम लोग इतनी ही बातें करेंगे। अभी इसमें आपका 100 के अबव सवाल हो गया है और जो 50 क्वेश्चन बच रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। तो ये पहला पेपर कंप्लीट हो जाएगा झारखंड का, उसके बाद एक क्वेश्चन पेपर और है उसको भी इस तरीके से करवा देंगे, तब जाकर के ये हो जाएगा पूरा आपका झारखंड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी एग्जाम में, स्पेशली जैसे सवाल पूछने का वहां का पैटर्न है उससे आपको तैयारी करने में मदद मिलेगी। सो इस लेक्चर में इतनी ही बातें, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।